चलो भाई, तो किसके बारे में पढ़ रहे थे आप? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, क्रिस्टली ठोस। तो अपन को इसका क्रिस्टली सॉलिड का जियोमेट्री के बेस पे क्या करना है, पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो जियोमेट्री यानी संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या कैसे होते हैं। तो टाइप्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या है कि जियोमेट्री से बेस से रिलेटेड कुछ फैक्ट थोड़ा समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। उन फैक्ट्स को जब अपन समझ लेंगे तब अपन उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। क्योंकि जब अपन टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ शब्द वगैरह यूज होंगे, तो उन शब्दों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में अगर नहीं पता रहेगा तो वो टाइप्स भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जियोमेट्री के बेस पे टाइप्स बताने के लिए जियोमेट्री से रिलेटेड किस किस प्रकार के शब्द यूज होते हैं, कौन कौन से वहाँ डेफिनेशन होते हैं, थोड़ा उनके फैक्ट के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो एक पॉइंट ये समझ लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी जो अपन लोग करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंदर करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने में एक बहुत बड़ा मतलब ब्रॉड एरिया बन चुका है, ये बहुत विस्तार रूप हो चुका है, ये ले चुका है। तो इसका एक अलग से ब्रांच क्या करना पड़ गया, बनाना पड़ गया इसके बारे में स्टडी करने के लिए। तो क्रिस्टल को पढ़ने के लिए हम जिस ब्रांच का यूज करते हैं या जिस ब्रांच में इसके बारे में बताया जाता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफी। तो क्या बोलोगे, क्रिस्टलोग्राफी किसे कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी है क्या? तो क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्रिस्टल विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत क्रिस्टलाइन सॉलिड के या क्रिस्टलाइन मैटर जो होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई डाउट? लिख लो, ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है ना। अब ये कैसी शाखा है? इसके अंतर्गत क्रिस्टलाइन मैटर जो होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कल वीडियो बारे में हो रहा है। चलो, अगर मान लो नेक्स्ट पॉइंट अगर पूछ लिया जाए थोड़ा सा ये भी कि मतलब कि इसके बारे में कैसे स्टडी करना चालू हुआ है, किसने थोड़ा सा इसके बारे में बताना चालू किया है, ठीक है ना। तो जो क्रिस्टलोग्राफी मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जो स्टडी है तो वो कौन से वैज्ञानिक है? W.S. मिलर नाम के वैज्ञानिक है। कौन है? W.S. मिलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इसके बारे में स्टडी किया। और कैसे स्टडी करना चालू किए थे, मतलब कि एक्सरे, जानते हैं एक्सरे, एक्सरे जो होता है तो उस एक्सरे द्वारा, डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा, एक्सरे से किसके द्वारा, डिफ्रैक्शन मेथड द्वारा। डिफ्रैक्शन जानते हो ना, मतलब जो किरणें होती हैं, जो एक्सरे, ये जो वेव है ये क्या होती है, जब किसी से जाके टकराती है तो अपने वहां से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, मुड़ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जो क्रिस्टलाइन मैटर है, ठोस है, तो इन्होंने क्या किया, उसके अंदर की पूरी स्ट्रक्चर वगैरह, अरेंजमेंट वगैरह समझने के लिए उसको उन्होंने क्या किया था, एक्सरे द्वारा क्या किया था, इसका स्टडी चालू किया था। तो क्या करते हैं कि मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एक्सरे वाली वेव क्या की जाती है, गुजारी जाती हैं। तो अंदर जो पार्टिकल हैं उनके, उनसे वो क्या होती हैं, टकरा के वो अपने से क्या हो जाती है, वहां से मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती हैं। तो वो कहाँ कहाँ किससे टकराया, कैसे डेविएट हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करके और फिर उस पार्टिकल, उस मैटर के अंदर पार्टिकल का कैसा अरेंजमेंट है उसके बारे में क्या किया, इन्होंने बताया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे जानने वाली फैक्ट वाली पॉइंट क्या है कि किसने इसके बारे में शुरुआत की, बताना चालू किया, W.S. मिलर वैज्ञानिक हैं। और मेथड ये ध्यान रखना, किस मेथड द्वारा स्टडी करना चालू किया था, तो एक्सरे के
डिफ्रैक्शन, ये मेथड है, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन द्वारा। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये सब जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो ये सारे नाम जो होंगे, जो है जहाँ तक है तो आपको क्या होंगे, मिलेंगे, तो इनका मतलब समझ लो। तो क्रिस्टल किसको बोलते हैं, आप जब डिफरेंस पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में, तो क्रिस्टल के बारे में तो काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके थे। तो बताओ क्रिस्टल किसको कहते हैं, पहले तो बताओ क्रिस्टलोग्राफी किसे कहते हैं। उसको बोलते हैं ना जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, क्रिस्टल के, जिसके बारे में, क्रिस्टल के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं। हाँ, क्रिस्टलोग्राफी साइंस की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन लोग क्रिस्टल के बारे में क्या करते हैं। अब बात आती है क्रिस्टल किसको कहते हैं, तो बताओ क्रिस्टल का क्या बताना चाहो क्रिस्टल के बारे में। ये एक प्रकार के क्या है, मैटर है। क्रिस्टल बस नाम लिया गया, प्रॉपर्टी के आधार पे उसको नाम रखा गया है, पर है तो सब मैटर ही। तो ये एक प्रकार का क्या है, मैटर है। अब ये कैसा मैटर है, किस प्रकार का पदार्थ है, तो ये क्रिस्टल एक ऐसा पदार्थ है, ऐसे मैटर होते हैं जिनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, है ना, या ये बोल सकते हो कंस्टिट्यूएंट यूनिट, यानी इकाई। क्या बोला मैंने, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल लो या यूनिट बोल लो, यानी कि संरचनात्मक कण या इकाई, मतलब कहने का मतलब जिससे वो क्रिस्टलीय पदार्थ बना हुआ है। तो जब ये क्या होते हैं, एक फिक्स जियोमेट्री और शेप में क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। तो क्या बोला मैंने, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या जो होते हैं या यूनिट जो होते हैं, तो जब ये एक फिक्स जियोमेट्री में क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, और शेप भी इनका क्या रखता है, ये अपन फिक्स रखते हैं, तो इस प्रकार के मैटर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। मतलब समय के साथ इनकी जियोमेट्री यानी संरचना, स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इनकी जो जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री या स्ट्रक्चर जो होता है इनका, या शेप बोल सकते हो, तो ये क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैटर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। मतलब कि वो फिक्स बस नहीं, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट भी अपना क्या करके रखे रहेंगे, बना के रखे रहेंगे। मतलब इनमें जिनकी जियोमेट्री, स्ट्रक्चर, शेप ये सब फिक्स रहेगा, और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट भी रहता है, नियमित व्यवस्था भी इनमें बनी रहती है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, रेगुलर अरेंजमेंट, नियमित व्यवस्था। बाकी जो सॉलिड होते हैं उनमें भी आपको थोड़ा उनका स्ट्रक्चर और शेप फिक्स मिल जाएगा, लेकिन उनके पार्टिकल्स में रेगुलर अरेंजमेंट अगर नहीं होगी तो आप उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं रख पाओगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं। चलो अगला फैक्ट क्या है, क्रिस्टलाइन फेस। तो जब ये सॉलिड के, अपन क्रिस्टल सॉलिड के बारे में बात करेंगे, तो आप कोई भी एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में क्या कर लो, बैठा लेना, और कौन सा बैठा लो, कमरे का बैठा लो, रूम का, बिल्डिंग वगैरह जो भी सोचना हो, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल मान लो एक पूरा क्या है, घर है, क्रिस्टल क्या है, पूरा एक घर है, ठीक है ना। अब क्रिस्टलाइन फेस की अगर हम बात करें, तो ये जो पूरा घर है वो किससे बनकर बना हुआ है, अपने सामने क्या बड़ी चीजें क्या दिख रही हैं, दीवार, दीवालों से ही तो मिलकर क्या है, बना हुआ है। तो ये दीवाल जो होता है, इसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, फेस। तो दीवाल को वैसे बोलेंगे क्या अपन, थोड़ा अगर स्टैंडर्ड तरीके से बोला जाए तो क्या बोलेंगे, 2D प्लेन। जो वॉल होती, दीवाल होती है, ये जैसे दीवाल है, तो ये क्या होता है, ये 2D शेप में होते हैं ना। यानी कि जो क्रिस्टलाइन फेस होता है ये कैसा होता है, ये 2D प्लेन होता है ये, यानी कि द्विविमीय समतल होता है। अब पूरा क्रिस्टल यानी पूरा घर इन्हीं दीवालों से ही क्या है, मिल के बना हुआ है, इन्हीं दीवालों के सहारे पूरा घर क्या है, टिका हुआ है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन फेस होता है या जो फेस बोलता है, तो ये एक ऐसा 2D प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, एक ऐसा द्विविमीय समतल होता है जिसमें पूरा क्रिस्टल क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, या पूरा क्रिस्टल इन्हीं से जुड़ के क्या होता है, बना रहता है, ठीक है ना। ये बड़े लेवल की बात है, आ गया समझ में कि एक क्रिस्टलाइन फेस किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर फेस
फील करना है, समझना है, तो यही एग्जाम्पल से ही समझना, घर से ही। एक घर को आप पूरा क्रिस्टल मान लो। अब वो घर जो है जो पूरा दीवार से मिलकर बना हुआ है, दीवार की बात करें तो फेस, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टलाइन फेस। तो कैसा होता है दीवार जो होता है उसका शेप अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, 2D प्लेन होता है। तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन फेस क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन है जिसके द्वारा पूरा क्रिस्टल क्या है वो बना हुआ है या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे क्रिस्टलाइन एज की बात करें तो ये क्या है, एज क्या कहलाती है, एज को आप ऐसे साइड भी बोल सकते हो, भुजा, ठीक है ना। तो ये कैसे बनता है, तो अब ये देखो जरा, जिस कमरे में देखोगे तो जहाँ पे दो फेस एक दूसरे से आके क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, तो वहाँ पे लाइन बन जाता है कि नहीं बन जाता। जैसे मान लो ये है और ये आके ऐसे क्या है, मान लो यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे लाइन बन, जहाँ पे जुड़ रहा है तो पूरी लाइन तक बन गई कि नहीं बन गई। तो इसी लाइन को जहाँ पे दो फेस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो जहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो एज एक प्रकार की कैसे दिखती है, साइड की तरह दिखती है, आपको भुजा की तरह दिखेगी। तो इस ये किसको बोलेंगे, जहाँ 2D या जहाँ पे ये फेस बोल सकते हो, फेस क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं या ज्वाइंट होते हैं, तो वहाँ पे जो साइड बन जाती, जो लाइन बन जाती, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन एज। आई बात समझ में। अगला पॉइंट क्या है, अगला फैक्ट इंटरफेशियल एंगल, ठीक है ना, अंतःफलकी कोण। अब जरा नाम से ही समझाओ थोड़ा सा कि इसमें क्या बताया जा रहा है। अंदर के अंदर है। इंटरफेशियल एंगल, मतलब ये है तो ऐसा। हाँ, दो फेस जहाँ पे आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, उन दोनों फेस के बीच में जितने डिग्री का एंगल बनता है, उस एंगल को ही क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। 2D प्लेन जो है, दो फेस जो होते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में यानी फेस या प्लेन, प्लेन या फेस के बीच बनने वाले एंगल जो होते हैं को क्या कहते हैं, एंगल को इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं, अंतःफलकी कोण, ठीक है। अगला पॉइंट है क्रिस्टलाइन लैटिक, यानी कि क्रिस्टलीय जालक। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सुना सुना है। लैटिक एनर्जी सुने होंगे। क्रिस्टलाइन लैटिक क्या है, तो देखो, जो क्रिस्टल होता है वो बहुत सारे क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनसे जुड़ के क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या यूनिट हैं, जो संरचनात्मक इकाई हैं, ठीक है ना, संरचनात्मक कण या इकाई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या यूनिट, तो ये आपस में 3D स्पेस में, क्रिस्टल जो पूरा तैयार हुआ है तो वो पूरा तीनों डायमेंशन यूज कर लेता है ना। जैसे घर बना हुआ है तो घर में तीनों डायमेंशन है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब न मिला के बना है। तो 3D स्पेस में इनकी जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, यानी घर कैसा दिख रहा है, कैसा बना हुआ है, जो आप बाहर से देखोगे तो उसका जो पूरा जितनी जगह वो घेर के रखा हुआ है और उस जगह में उस कैसा अरेंजमेंट वो बना के रखा हुआ है, उस अरेंजमेंट को ही, उस स्पेस को, पूरे स्पेस को ही क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइन लैटिक। जालक नाम से थोड़ा देखो, जालक मतलब जाल, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो यूनिट है, वो आपस में मिल के जो पूरा एक क्या, अब ये एक एग्जाम्पल है घर को लेके, बाकी ऐसा नहीं है कि घर है कि नहीं बस क्रिस्टल होते हैं, बहुत सारे आपस में मिलके बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वो जो पूरा 3D स्पेस में वो जो जगह घेर रहे हैं सब लोग मिल के, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो उस जगह को घेर के किस तरीके का अरेंजमेंट वो वहाँ बना के रखे हुए हैं, उसी अरेंजमेंट को, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन जालिक, क्रिस्टलाइन जालिक बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन जालक,
ठीक है ना, यानी लैटिक। क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो मतलब कि जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या यूनिट होते हैं, तो ये जो 3D स्पेस होता है, स्पेस त्रिविमीय जो जगह है, ठीक है ना, उस स्पेस में ये कैसा अरेंजमेंट बना के रखे हुए हैं, किस प्रकार से ये व्यवस्थित हैं, उस पूरी व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन लैटिस, जो पूरा जाल तैयार हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है लैटिक पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? लैटिक पॉइंट। ठीक है ना, लैटिक पॉइंट यानी जालक बिंदु। अब जरा ये बताओ क्या है? लैटिक तो समझ गए हो क्या था? क्रिस्टलाइन लैटिक, पूरा जो जाल तैयार हुआ था, यानी पूरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड मैटर जो बना हुआ है, तो वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जुड़ जुड़ के पूरा जो अरेंजमेंट तैयार किए हैं, उस पूरे अरेंजमेंट यानी उस पूरी व्यवस्था को ही क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लैटिक। अब लैटिक पॉइंट क्या है? जालक बिंदु किसको बोलते हैं? तो उस अरेंजमेंट में जो 3D स्पेस में जो पूरे पार्टिकल आपस में जुड़ के जो पूरी व्यवस्था तैयार किए हैं, तो उस 3D स्पेस में वो पार्टिकल किस जगह पर मतलब हैं, स्थित हैं, तो उसी जगह को हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। 3D स्पेस में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो उस स्पेस में कहाँ पे उपस्थित हैं? तो वो जहाँ उपस्थित हैं, जिस जगह पर वो हैं, उस जगह को हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट के रूप में क्या करते हैं? बिंदु के रूप में क्या करते हैं? क्योंकि पार्टिकल तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो पार्टिकल को किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? बिंदु के रूप में, पॉइंट के रूप में। तो उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपका है, तो 3D स्पेस में जिस जगह पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्थित रहते हैं, उसे या उस बिंदु को जहाँ पर वो व्यवस्थित हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदु। अगला पॉइंट क्या है? इकाई सेल, यूनिट सेल। अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करो, अब इसके बारे में तो काफी कुछ जानते हो। सेल क्या होता है? सेल कहीं से सुने होगे ना कभी तो सुने होगे कि सेल क्या होता है। वो वाला सेल भी सुना है जो हमारी बॉडी में होता है। हाँ, वो जो सेल होता है रिमोट में डालते हैं, टॉर्च में डालते हैं। सेल मतलब ये एक ऐसा छोटा सा मतलब अरेंजमेंट है जिससे पूरा क्रिस्टल का क्या हुआ है? निर्माण। जैसे अपनी बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से। तो कोशिकाएं ही आपस में मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से क्रिस्टल का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे जुड़ने से पूरे अरेंजमेंट से पूरे क्रिस्टल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना, तो एटम भी होते हैं, बट ऐसा नहीं, वो यहाँ पे यूनिट जो यूज हो रहा है, तो वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इकाई किसको बोला जाता है? देखो, अभी अपन ने क्या पढ़ा? लैटिक पॉइंट के बारे में। ये लैटिक पॉइंट किसको बोलते हैं? जहाँ पे इनके पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ पे क्या है? स्थित हैं, उसी को लैटिक पॉइंट बोलते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा भी होता है कि कुछ पॉइंट, कुछ लैटिक पॉइंट आपस में जुड़ के एक छोटी सी यूनिट तैयार करते हैं, और फिर ये छोटी सी यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बना रहे हैं। अब इसको कैसे समझोगे? देखो, मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब इस बड़ी सी बिल्डिंग जो बनी हुई है वो बहुत सारे छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना हुआ है, समझ रहे हो? तो बिल्डिंग जो पूरी बनी हुई है वो किसके रिपीट होके बन रही है? कमरों से, रूम के रिपीट होके। जितने बहुत सारे रूम हैं उन्हीं रूम को रिपीट कर करके क्या किया गया? पूरा बिल्डिंग क्या किया गया है? तैयार किया गया। ठीक इसी प्रकार से क्रिस्टल में भी समझो, ठीक है ना। तो क्रिस्टल में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो क्रिस्टल जो होता है तो वो भी क्या होता है? बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर पूरा क्या हुआ है? क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो वो छोटी सी संरचना, पार्टिकल्स आपस में मिल के एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और वो स्ट्रक्चर अब बार बार अपने को क्या करेगा? रिपीट करके पूरा क्रिस्टल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। समझ में आया?
तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्षेत्र में अपन यूनिट सेल किसको बोलेंगे, तो लैटिक पॉइंट अब जहाँ भी बोला जाएगा तो ये समझ जाना वहाँ पे उसके पार्टिकल हैं, क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो लैटिक पॉइंट की व्यवस्था वह स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट, ठीक है ना, इसमें क्या बोलेंगे अपन, लैटिक पॉइंट्स यानी जालक बिंदुओं, कुछ जालक बिंदु आपस में मिल के एक फिक्स जियोमेट्री तैयार करेंगे। अब फिर वो जियोमेट्री अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करके पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगी। इसका एग्जांपल आप दीवार से भी समझ सकते हो। दीवार में जैसे ये बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, अब वो छोटे छोटे जो कण है, जैसे बालू समझ लो, बालू मिट्टी, ये इनके पार्टिकल है, ठीक है ना। अब इस दीवार में ये बालू मिट्टी के पार्टिकल्स आपस में मिलके एक ईंटा बना के रखे हैं, ब्रिक, ईंट, ईंट नहीं जानते हो, मतलब कैसे बना के रखी? वो जो ईंटा होता है उसको बोल रहे हैं? हाँ ईंटा, जिससे घर बनता है सीमेंट लगा लगा के जोड़ के, मिट्टी और बालू से कैसे बनते हैं? वो पार्टिकल हैं उसमें। ईंटा कैसे बनता है, अब कहाँ से आगा मिट्टी, आप अभी कुछ और बोल रहे थे सर। तो पार्टिकल मैं बोल रहा हूँ ना, कण, तो मिट्टी बालू के कण न होते हैं उसमें, तो उससे पहले क्या बना, ईंटा, समझने के लिए बोल रहा हूँ इस दीवार के बारे में, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिलके पहले क्या बनाए, ईंटा बना लिए, ठीक है ना, ब्रिक तैयार की। अब ये ब्रिक्स अपने आप को पूरा रिपीट कर रहा है पूरे दीवार में, और उस पूरे उसके रिपीट होने से फिर पूरा क्या बन गया, दीवार बन गया। ठीक इसी प्रकार से मैं ये भी समझा रहा हूँ, जैसे पूरे दीवार में पहले क्या आया, बालू मिट्टी के पार्टिकल, वो इकट्ठा होके एक स्ट्रक्चर तैयार किए, काहे का, ईंट का, फिर वही स्ट्रक्चर पूरे दीवार में रिपीट हुई है। तो सेम टू सेम यही चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे भी। तो जो क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल सॉलिड, तो ये हम लोग जो लैटिक पॉइंट यूज कर रहे हैं, ये जो शब्द यूज कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल यानी कि जो लैटिक पॉइंट जहाँ पे आप ये पार्टिकल की बात कर रहे हो, ये पार्टिकल्स मतलब कि आपस में मिल के एक फिक्स जियोमेट्री तैयार करेंगे, समझ में आ रहा है कुछ, ये आपस में मिल के क्या करेंगे, एक जियोमेट्री या एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल आप दीवार से ही पकड़ के रखना, ठीक है ना। बालू मिट्टी के कण आपस में मिलके क्या बनाए, पहले ईंटा। अब वो ईंटा यानी वो शेप, जियोमेट्री अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब इसी के रिपीट से पूरा क्या बना है, दीवार। तो इन्हीं जियोमेट्री से बार बार रिपीट होके पूरा क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। तो वो जो यूनिट रिपीट हो रही है, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट पार्टिकल का या लैटिक पॉइंट का, जो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार, उसी स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट को, यानी सबसे छोटी जो व्यवस्था है इनकी, उसी अरेंजमेंट को, उसी व्यवस्था को या जियोमेट्री को ही क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, जो अपने आप को बार बार रिपीट करके पूरा क्रिस्टल बना रहा है। आया समझ में, कोई डाउट। चलो अगला पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है ना, इकाई सेल के प्रकार। अभी इकाई सेल, यूनिट सेल तो पढ़ चुके ना कि किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको समझ लो। तो फर्स्ट टाइप है इसका 2 डायमेंशनल, ठीक है ना। क्या है, पहला क्या है, 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय, और एक होता है 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझा दो। यूनिट सेल जो होते हैं, किसी भी क्रिस्टल के जो यूनिट सेल होते हैं वो 2 प्रकार के, एक 2 डायमेंशनल होता है और एक 3 डायमेंशनल होता है। तो 2 डायमेंशनल मतलब ये बताओ, यूनिट सेल बनता कैसे है, वो अपने सेल को रिपीट करता है, सेल को रिपीट करता है। यूनिट को रिपीट करता है जो। हम यूनिट सेल है पूछ रहे हैं, यूनिट सेल को रिपीट से तो क्रिस्टल बनता है, हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यूनिट सेल किससे बनता है, लैटिक पॉइंट से न बनता है, जालक बिंदु जो होते हैं या पार्टिकल, उनसे बनता है। वो आपस में
मिल के एक फिक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं पहले, और फिर जो स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर रिपीट होके पूरा क्रिस्टल बनता है। तो जालक बिंदुओं का वह अरेंजमेंट, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट लैटिक पॉइंट का जो अपने आप को रिपीट कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, लैटिक पॉइंट। तो जो यूनिट सेल को बनाने में जो जालक बिंदु मिल के वो जो तैयार कर रहे हैं, जो बन रहे हैं, तो वो जालक बिंदु यानी लैटिक पॉइंट किस प्रकार से आपस में व्यवस्थित हैं उसके आधार पे है ये। तो अगर वो लैटिक पॉइंट जो जालक बिंदु कहाँ है, 2D प्लेन में आते हैं, एक प्लेन में व्यवस्थित होते हैं, तो वो वाला सेल का क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल। समझ गए, ठीक है ना। तो यानी कि जो लैटिक पॉइंट है जिनसे यूनिट सेल बना हुआ है, लैटिक पॉइंट से ही ना यूनिट सेल बना है, तो ये जब लैटिक पॉइंट जो है यानी कि जो जालक बिंदु है, ये यदि किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, 2D शेप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब फिर एक 2D शेप का स्ट्रक्चर बना के फिर वो वाला अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो जब ये लैटिक पॉइंट कहाँ होते हैं, 2D शेप में या प्लेन में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर यही लैटिक पॉइंट जो हैं वो अपने आप को कहाँ व्यवस्थित करते हैं, 3D स्पेस में व्यवस्थित होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर वही स्ट्रक्चर रिपीट होके पूरा क्रिस्टल बनाएगा, तो वो अगर लैटिक पॉइंट 3D शेप में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का फिर वो यूनिट सेल कहलाएगा, किस प्रकार का यूनिट सेल कहलाएगा, फिर वो 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो यदि लैटिक पॉइंट अपने आप को 3D स्पेस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं यानी व्यवस्थित करते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। चलो ठीक है। तो टू डायमेंशनल जो यूनिट सेल होते हैं उनके अगर टाइप्स की बात करें तो 2D में किस किस प्रकार के शेप तैयार होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, है ना, यानी कि वर्गाकार हो गया, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है यानी कि आयताकार हो जाएगा, हेक्सागोनल भी हो सकता है ना, षटकोणी हो जाएगा। 2D शेप की बात कर रहा हूँ, हेक्सागोनल पता है ना, षटकोण देखे होगे ना, 6 साइड रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, रोम्बस शेप में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 2D शेप में जितने प्रकार के आपको दिख रहे हैं वो सारे स्पेस ये क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर 3 डायमेंशनल की बात करें कि 3 डायमेंशनल जो यूनिट सेल होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, प्राइमरी यूनिट सेल, या इसी को प्राइमरी को ही सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, यानी कि साधारण, ठीक है ना, सिंपल यानी साधारण या सरल इकाई सेल, ठीक है। तो ये किसको कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल किसको कहते हैं, 3D की बात कर रहा हूँ तो 3 डायमेंशनल मतलब जब जो लैटिक पॉइंट हैं जब वो 3D स्पेस में क्या होते हैं, व्यवस्थित होके अपना एक स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट तैयार करते हैं, तो वो 3D वाला कहलाता है। तो सिंपल यूनिट सेल कब कहेंगे, तो जो लैटिक पॉइंट हैं यानी कि जो एटम है, पार्टिकल है, वो यदि जो उन्होंने स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट तैयार किया है, अब इसका भी एग्जांपल आप इस कमरे से समझो, पूरा बिल्डिंग कमरे को रिपीट करता है, पूरी बिल्डिंग जो बनी होती है वो कमरे से रिपीट होके बनती है। तो इस कमरे में ये समझना कि जब पार्टिकल कमरे के केवल कहाँ पे हो, कॉर्नर में प्रेजेंट हो, कहाँ हो, केवल कॉर्नर में प्रेजेंट हो, तो उस प्रकार के जो अरेंजमेंट या यूनिट सेल होता है उसको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। आया समझ में, हाँ, केवल कॉर्नर पर, यानी कि इनके जो पार्टिकल हैं यानी कण, या आप लैटिक पॉइंट बोल सकते हो, जालक बिंदु जिसके बारे में पढ़ रहे थे, ये कहाँ हो, जब केवल कहाँ पे हो, कॉर्नर पर प्रेजेंट हो,
कॉर्नर यानी किनारे में स्थित। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। समझने के लिए आपको कमरे को ही इमेजिन करना है, ठीक है ना। ऐसे समझो, बॉल समझ लो। अब जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप में होते हैं। तब समझ लो एक कमरा है, अब कमरे के कोने कोने में एक एक बॉल क्या कर दो, रख दो, और उन बॉल को आपस में क्या कर दो, लाइन द्वारा ज्वाइंट कर दो। तो वो जो बन के तैयार हुआ अपने पास स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर में बॉल कहाँ है? केवल कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये लैटिक पॉइंट के कहाँ पे स्थित हैं उसके बेस पे ये नाम है, ठीक है। तो ये तो समझ गए ना कि प्राइमरी या सिंपल यूनिट सेल किसको बोलते हैं। अब एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या? सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रीय इकाई सेल, ये किसको बोलते हैं? तो ये क्या होता है, जो कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही भाई, ढांचा तो तैयार होगा ही यूनिट सेल का एक। विदाउट कॉर्नर में आए बिना तो एक ढांचा तो सीधी सी बात है बनेगा ही नहीं। तो कॉर्नर में तो रहेंगे ही पार्टिकल वो, लेकिन उसके अलावा भी अगर उस यूनिट सेल में कहीं पे वो पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो वो किसके टाइप में चला जाएगा? सेंटर्ड वाले में। इसके अंदर भी हैं, अब कहाँ कहाँ स्थित है सेंटर में, किसके सेंटर में कहाँ पे स्थित है, उसके बेस पे आगे नाम है। लेकिन पहले ये सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलेंगे? तो यदि लैटिक पॉइंट या पार्टिकल जो है यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा, किनारे के अलावा अगर कहीं और भी उपस्थित हैं तो उस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यदि पार्टिकल या लैटिक पॉइंट यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा भी यदि कहीं प्रेजेंट है तो उस टाइप के यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जो सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, हमने क्या बोला? सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं? जब जो पार्टिकल है या लैटिक पॉइंट है यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा भी कहीं प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये समझो, ये देखो कि ये सेंटर्ड जो मतलब जो यूनिट सेल है, मतलब यूनिट सेल में जो एटम है या जो लैटिक पॉइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसी के बेस पे ये नाम है। तभी नाम से ही समझ में आ जाएगा। ये बॉडी सेंटर्ड लिखा हुआ है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया कि जैसे अब इसका एग्जांपल ये वाला लेके चलो, रूम वाला, तो कॉर्नर में तो प्रेजेंट है ही, ठीक है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। कॉर्नर के अलावा अगर एक पॉइंट, एक एटम कहाँ आ जाए? इस रूम के बीच में, एकदम सेंटर में आ जाए, बॉडी के पूरे सेंटर में, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में BC यूनिट सेल भी बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। काय केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कहाँ पे हो? जब कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट हो? बॉडी के सेंटर में आ जाए, ठीक है ना। कॉर्नर के अलावा कहाँ पे आ जाए? पूरे बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट हो जाए एक, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा वाला देखो क्या नाम लिखा हुआ है? फेस सेंटर्ड। फेस मतलब इस कमरे का फेस किसको बोलेंगे? दीवार को। तो जब दीवार में क्या हो जाए? बीच में आ जाए, कॉर्नर में रहेगा ही रहेगा। अब दीवार में भी, जैसे ये मान लो ये बोर्ड है, ये दीवार है, तो इस दीवार के बीच में, इसके बीच में एक एटम अगर आ गया तो फिर इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है ना। फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित, कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट हो जाए? फेस में, फेस के सेंटर में अगर आ जाए, ठीक है ना, फलक के केंद्र में भी अगर आ जाए तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कोई दिक्कत? ठीक है। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये क्या कहलाएगा? तो ये फेस में ही लेना है, बट एक को छोड़ के एक गैप में रहेगा। जैसे ये दीवार है, इसमें एक रहेगा, ये छत वाला गैप कर दो,
फिर उसके बाद सामने वाला इंड सेंटर्ड, आमने सामने। हाँ, आमने सामने के फेस में। इंड सेंटर्ड मतलब फेस में ही रहेगा बट आमने सामने बस रहेगा, ये नहीं सारे फेस में नहीं। जब सारे फेस के सेंटर में होगा तो वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड बोलेंगे। तभी दीवार के बीच में एक एक तो अगर पार्टिकल आ जाए तो वो फेस सेंटर्ड कहलाएगा, फलक केंद्रित। लेकिन आमने सामने बस वाले फेस में अगर रहेगा तो उसको क्या बोलोगे, एंड सेंटर्ड। ठीक है ना, यानी कि आमने सामने वाले फेस के सेंटर पर अगर एक एक पार्टिकल आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर्ड वाला। ठीक है ना। ये वाला एज सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलोगे। हाँ, मतलब कि जैसे ये दो फेस जहाँ पे आके ज्वाइंट हुए, जैसे ये एक फेस है और एक फेस ये है, ये आपस में यहाँ आके ज्वाइंट हुए, ये जो कोर ये एज बन रहा है ना, इसके बीच में आप एक पार्टिकल ला के क्या कर दो, रख दो। तो जब इस जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं वहाँ पे भी अगर बीच में क्या आ जाए, अभी तो केवल कॉर्नर कॉर्नर बस में थे, अब अगर ये जहाँ पे दो फेस आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो ये ज्वाइंट जहाँ पे हुए, ये जो लाइन बना है यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे आप, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि एज यानी कि कोर के केंद्र पर एटम उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं, एज सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, यानी कि कोर केंद्रित इकाई सेल, कोर केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, जैसे अब जो यूनिट सेल पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए यूनिट सेल के, ठीक है ना। तब मैं एक यूनिट सेल ले रहा हूँ, अब इस यूनिट सेल के जो पैरामीटर होते हैं उसके बारे में बात करूँ। क्या, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन यूनिट सेल में जो भी है तो वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। यूनिट सेल है तो यानी लैटिक पॉइंट आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट। ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है उस स्ट्रक्चर में यानी संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, क्लियर। यानी कि इकाई सेल के परिमाप, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को किसी यूनिट सेल का के बारे में मेजरमेंट बताना हो कि कितना मतलब लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या कैसे ये सब चीज़ें जो होती हैं तो वो उसके पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसको क्या बोलते हैं ये चीज़ को समझना है। तो हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया यूनिट से, मान लेता हूँ ये सिंपल क्यूबिक सेल लिया हूँ। कौन सा, सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में एससीसी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। ये जो आप पढ़े हो पहला वाला, कौन सा, सिंपल यूनिट सेल जो पढ़े हो, सिंपल यूनिट सेल मतलब जिसमें लैटिक पॉइंट या एटम जो होते हैं वो केवल उसके यूनिट सेल के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में बस प्रेजेंट होते हैं। ये उसका एक एग्जांपल है सिंपल यूनिट सेल, ये मैंने कॉर्नर कॉर्नर बस में ले लिया। ठीक है, तो जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है, सरल घनीय इकाई, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय इकाई। तो ये काहे का एग्जांपल है आपका, जो सिंपल यूनिट सेल पड़े उसका, क्योंकि इसमें खाली कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पर। तो मैं इस स्ट्रक्चर से इसके पैरामीटर के बारे में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, इसका एक्सिस निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, ये एक्सिस जैसे 3 डायमेंशनल है ना, तो 3 डायमेंशनल में ये जो एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। ये जो एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है यानी कि अरेंजमेंट जिस डायरेक्शन में ये एटम जो है मिलके जिस डायरेक्शन में अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस में कर रहे हैं। तो इन्हीं एक्सिस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। आया समझ में। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या है आपका, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पे इन एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है,
मतलब कि ये जो अरेंजमेंट है वो एंगल कैसे, जैसे ये कमरा है ना, तो कमरे में इन एक्सिस के बीच में कितने डिग्री के एंगल है, 90 का एंगल होता है। अभी यही 90 डिग्री का। तो ये क्यूबिक क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, है क्योंकि इसके तीनों एंगल जो है वो कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं। और तीनों साइड जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है, यानी जो वो क्या है, इनकी बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए क्यूब स्ट्रक्चर बन गया। यही सब चेंज करते जाएंगे तो यूनिट सेल अलग अलग प्रकार के बनने लगेंगे। तो ये इसीलिए पेरीमीटर इनको बोलते हैं कि अगर इनका मान अपन चेंज करते जाएंगे तो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो है कौन कौन उसमें, क्या 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 पेरीमीटर है। तो पहला क्या हो गया, एक्सिस, ठीक है ना, क्लियर हो गया। दूसरा इनका एंगल, ये अल्फा बीटा और ये गामा, मतलब हर एक्सिस के बीच में बनने वाले एंगल। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वही इंटरफेशियल एंगल, इनको भी बोलते हैं अंतः फलक कोण, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। और इसका ये जो हो गया एक, इनकी लंबाई जो होती है, ये तो एक्सिस है बताए ना कि इस डायरेक्शन में इनका अरेंजमेंट है। फिर इनकी लंबाई भी होगी ना कुछ अपनी, जैसे ये इसकी लंबाई लेंथ ए है, इसकी चौड़ाई जो है ब्रीथ जो है मान लिया बी है, और इसकी हाइट जो है वो क्या मान लिया एच है या सी मान लिया। तो ये जो लंबाई है एक फिक्स डिस्टेंस होती होगी ना, तो उसको बोलते हैं एक्सियल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है ना। एक्सियल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अक्षीय दूरी का मतलब ये हो गया कि जो यूनिट सेल बना हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में उसका अरेंजमेंट है, तो कितनी दूरी तक उस डायरेक्शन में वो कितनी दूरी तक अरेंज है। जैसे ये क्यूब बना है तो एक्स एक्सिस में इसकी लंबाई कितनी है, वाई एक्सिस में कहाँ तक इसकी दूरी है, जेड एक्सिस में कहाँ तक गया है। तो वो जो एक्सिस में दूरी है तो उसको एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं, अक्षीय दूरी, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके पेरीमीटर हैं यूनिट सेल के। अब इन्हीं का मान चेंज करते जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो आगे फिर इसके बारे में, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में फिर अभी पूरा डिटेल है, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे।